तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एनसीईआरटी ऑडियो बुक चैप्टर 5, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। भूमिका। दैनिक बोलचाल की भाषा में हम प्राय कार्य, ऊर्जा और शक्ति शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई किसान खेत जोतता है, कोई मिस्त्री ईंट ढोता है, कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है या कोई चित्रकार सुंदर दृश्य भूमि का चित्र बनाता है, तो हम कहते हैं कि सभी कार्य कर रहे हैं। परंतु भौतिकी में कार्य शब्द को परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। जिस व्यक्ति में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है, उससे अधिक शक्ति या ऊर्जा वाला कहते हैं। हम लंबी दूरी वाले घातक को उसकी शक्ति या ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। भौतिकी में भी जो ऊर्जा कार्य से इसी प्रकार संबंधित है, परंतु जैसा ऊपर बताया गया शब्द कार्य को और अधिक परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। शक्ति शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। कराटे या बॉक्सिंग में शक्तिशाली मुक्का वही माना जाता है जो तेज गति से मारा जाता है। शब्द शक्ति का यह अर्थ भौतिक रूप में इस शब्द के अर्थ के निकट है। हमें देखेंगे कि इन पदों की भौतिक परिभाषा तथा इनके द्वारा मस्तिष्क में बने कारकी चित्रणों यानी वर्किंग इमेजिनेशन के बीच अधिक से अधिक ये संबंध अल्प ही होता है। इस पाठ का लक्ष्य इन तीन भौतिक राशियों की धारणाओं को विकास करना है, लेकिन इसके पहले हमें आवश्यक गणितीय भाषा मुख्यतः दो सदिशों के अदिश गुणनफल को समझना होगा। तो अदिश गुणनफल क्या होता है देखेंगे। अध्याय 4 में हम लोगों ने सदिश राशियों और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। कई भौतिक राशियां जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि सदिश हैं। हम लोगों ने सदिशों को जोड़ना और घटाना भी सीखा। अब हम लोग सदिशों के गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। सदिशों का गुणा करने की दो विधियां हैं। प्रथम विधि से दो सदिशों का गुणनफल से अदिश गुणनफल प्राप्त होता है और इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। दूसरी विधि में दो सदिशों के गुणनफल से एक सदिश प्राप्त होगा और इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग अदिश गुणनफल की विवेचना करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। किन्हीं दो सदिशों माना ए तथा बी के अदिश या बिंदु गुणनफल डॉट गुणनफल को हम ए डॉट बी के रूप में लिखते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित है। ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। इसे चित्र 5.1 ए में दिखाया गया। क्योंकि बी तथा कॉस थीटा सभी अदिश हैं, इसलिए ए तथा बी का बिंदु गुणनफल भी अदिश राशि है। ए व बी में से प्रत्येक की अपनी अपनी दिशा है, किंतु उनके अदिश गुणनफल की कोई दिशा नहीं है। समीकरण से हमें निम्नलिखित परिणाम मिलता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा। ज्यामिति के अनुसार बी कॉस थीटा सदिश यानी वेक्टर बी का सदिश ए पर प्रक्षेप है। इसी प्रकार ए कॉस थीटा सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है। इस प्रकार ए बी सदिश ए के परिमाण तथा बी के अनुदिश ए के घटक की गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे तरीके से बी के परिमाण तथा ए का सदिश बी के अनुदिश घटक के गुणनफल के बराबर होता है। समीकरण से यह संकेत भी मिलता है कि अदिश गुणनफल को हम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्या पढ़ सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी तथा वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। उपरोक्त समीकरणों में व्युत्पत्ति आपके लिए अभ्यास हेतु छोड़ी जा रही है। अब हम एकांक सदिशों आई कैप जे कैप के कैप का अदिश गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के लंबवत है। इसलिए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। दो सदिशों ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के का अदिश गुणनफल होगा ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स
वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अदिश गुणनफल परिभाषा तथा समीकरण से निम्न प्राप्त होता है। पहला ए डॉट वेक्टर ए तो होगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, अर्थात ए स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इजल टू मॉड ए कॉस जीरो इजल टू ए स्क्वायर। अब दूसरा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजल टू जीरो इफ, यानी यदि ए व बी एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री। अब है आगे कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। अध्याय 2 में नियत त्वरण ए के अंतर्गत सरल रेखी गति के लिए आप निम्न भौतिक संबंध पढ़ चुके हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ u तथा v क्रमशः आरंभिक एवं अंतिम चाल और s वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। दोनों पक्षों को m/2 से गुणा करने पर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए एस इक्वल टू एफ एस। यह आखिरी चरण न्यूटन की द्वितीय नियम अनुसार इस प्रकार सदिश के प्रयोग द्वारा सहजी समीकरण 5.2 का त्रिविमीय व्यापकीकरण कर सकते हैं, यानी 3D एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 a डॉट डी। यहाँ a और b पिंड के क्रमशः त्वरण और विस्थापन सदिश है, मतलब a वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा डॉट डी वेक्टर। एक बार फिर दोनों पक्षों में m/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एम ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ये जो डॉट लगा है इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। उपरोक्त समीकरण कार्य एवं गतिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। समीकरण 5.2 बी में बायां पक्ष वस्तु की द्रव्यमान के आधे और उसकी चाल के वर्ग की गुणनफल के अंतिम और आरंभिक मान का अंतर है। हम इनमें से प्रत्येक राशि को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और संकेत के से निर्दिष्ट करते हैं, मतलब के से इसको क्या कहते हैं शो करेंगे। समीकरण का दायां पक्ष वस्तु पर आरोपित बल का विस्थापन के अनुदिश घटक और वस्तु के विस्थापन गुणनफल इस राशि को कार्य कहते हैं। इसे संकेत सिंबल W से शो करेंगे। अतः समीकरण 5.2 बी को निम्न प्रकार से लिखते हैं के एफ माइनस के टी इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ के आई तथा के एफ वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम गतिज ऊर्जा है। एक तो कह सकते हैं इनिशियल आई से और के एफ फाइनल। कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल और इसके विस्थापन के संबंध को बताता है। अतः किसी निश्चित विस्थापन के दौरान वस्तु पर लगाया गया बल कार्य करता है। समीकरण 5.3 कार्य ऊर्जा प्रमेय की एक विशेष स्थिति है जो ये प्रदर्शित करती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया कुल बल मतलब F बराबर होगा उस कार्य पर वस्तु गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर होता है। F इक्वल टू डेल्टा के उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परवर्ती बल के लिए उपरोक्त व्युत्पत्ति का व्यापकीकरण अनुभाग 5.6 में करेंगे, मतलब अब डेरिवेट करेंगे उसको वहां पर 5.6 में। तो अब है 5.3 कार्य। उपरोक्त अनुभाग में आपने देखा कि कार्य बल और उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन से संबंधित है। माना कि एक अचर बल F किसी m द्रव्यमान के पिंड पर लग रहा है, जिसके कारण पिंड का धनात्मक x दिशा में होने वाला विस्थापन d के जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। जैसा कि इन्होंने ब्लॉकिंग रखी है, नीचे लाइन खींच रखी है x एक्सिस में b थीटा कोण लगाते हुए F यानी इस दिशा में लगाया जाएगा बल थीटा कोण के साथ। और दोनों जो आरंभिक स्थिति
इसको मान लेंगे हम ए, दूसरी को बी। तो ए से बी की जो बीच की दूरी है उसके डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको विस्थापन यानी स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं, अतः किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। W इक्वल टू एफ कॉस थीटा डॉट डी, यानी कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, डॉट बोलेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। हम देखते हैं कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल का कार्य प्रमाण कितना ही अधिक क्यों ना हो, वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, वस्तु का विस्थापन शून्य मतलब वस्तु ने अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 किया है तो बल का जो मैग्नीट्यूड है कितना ही अधिक क्यों ना। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो, अपन ने गाड़ी चलाई इटावा टू ग्वालियर, लेके गए उसको वहां तक, फिर ग्वालियर से वापस इटावा ले आए, तो जो फिजिक्स के अनुसार है तो ये समझिए टोटल वर्क होगा वो 0 हुआ, क्योंकि जहां से चले तो वापस वहीं पर आ गए। तो आगे चलते, जब कभी आप किसी ईंटों की दृढ़ दीवार को धक्का देते हैं तो कोई कार्य नहीं होता। इस प्रक्रिया में आपकी मांसपेशियों को बारी बारी संकुचन और शिथिलीकरण हो रहा है और आंतरिक ऊर्जा लगातार व्यय हो रही है, यानी इंटरनल एनर्जी डिप्रिसिएट कंटिन्यूसली, और आप थक जाते हैं। भौतिक विज्ञान में कार्य का अर्थ इसके दैनिक भाषा में प्रयोग के अर्थ से भिन्न है, मतलब तो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाता यदि वस्तु का विस्थापन शून्य, डिस्प्लेसमेंट इज 0। जैसा कि पूर्वज उदाहरण में आपने देखा, कोई भारोत्तोलक 150 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को 30 सेकंड तक अपने कंधे पर लगातार उठाए हुए खड़ा है, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। बल शून्य है, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता, क्योंकि घर्षण ही नहीं है, परंतु पिंड का विस्थापन काफी अधिक हो सकता है। बल शून्य है तो जब आप गुणा करेंगे डिस्प्लेसमेंट, देखो वो तो सीधी सी कॉमन सेंस ही बात, W इक्वल टू एफ डॉट डी। अब डी कितना भी हो, 4000 हो, अब डॉट 0 तो पूरा 0 हो गया, वो तो उससे समझ में आ रहा है। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, क्योंकि थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री कॉस π/2 इक्वल टू 0, इसलिए ये भी 0 हो गया। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, बल जो लग रहा है और विस्थापन जो हो रहा है वो अगर 90 डिग्री पे है, दोनों के बीच में जो कोण है बल और एफ और डी के बीच में, अगर 90 डिग्री है तो भी 0, क्यों, cos 90 इक्वल टू 0। किसी चिकनी क्षैतिज पर मेज पर गतिमान पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एफ एम जी कार्य नहीं करता, क्योंकि ये विस्थापन के लंबवत कार्य कर रहा है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा का कक्षा लगभग वृत्ताकार है। यदि हम चंद्रमा के कक्षा को पूर्ण रूप से वृत्ताकार मान ले तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कोई कार्य नहीं करता, जबकि जो चंद्रमा की जो कक्षाएं हैं वो पूरी रूप से वृत्ताकार मान लें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा का तात्कालिक विस्थापन स्पर्श रेखीय है, जबकि पृथ्वी का बल त्रिज्यी यानी केंद्र की ओर है, अर्थात थीटा इक्वल टू π/2। तो कार्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। थीटा, यदि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री मध्य है तो समीकरण 5.4 में cos थीटा का मान धनात्मक होगा, और यदि थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, इन दोनों के उसमें आ रहा है, तो cos थीटा का मान ऋणात्मक होगा। अनेक उदाहरणों में घर्षण बल विस्थापन का विरोध करता है, घर्षण बल विस्थापन का विरोध करता है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ऐसे दिशा में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 कार्य ऋणात्मक हुआ, क्यों, क्योंकि जो हमने कार्य किया हमने नहीं किया, वो घर्षण जो बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, इसलिए माइनस आ गया। समीकरण 5.4 से स्पष्ट कि कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान mL2T-2 है। ब्रिटिश भौतिकवादी ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इनका ऐसा ही मात्रक जूल कहलाता है। चूंकि कार्य एवं ऊर्जा का व्यापक रूप से भौतिक धारणाओं में प्रयोग किए जाते हैं, अतः ये वैकल्पिक मात्राओं से भरपूर है। इनमें से कुछ सारणी 5.1 में सूचीबद्ध है। वैकल्पिक मात्रकों मतलब कि ऑप्शनल जो इनके यूनिट्स होते हैं जिसमें नापते हैं, उससे पूरा फुलफिल है, तो उनमें देख सकते हैं नीचे जाके। जैसे ये अर्ग है 10.1 अर्ग इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1
186 जूल। किलो वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो चलिए सब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि पहले उल्लेख किया था, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग v है तो उसकी गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ mv² होगी। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, अब ये है विशिष्ट गतिज ऊर्जा, स्पेशल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कार की पिंड है, द्रव्यमान इसका 4 और किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी वही जूल में लिखी है। ठीक है, ये वो दे रखी विशिष्ट गतिज ऊर्जा, याद करने की जरूरत नहीं, मतलब देख लीजिए इसको। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है, वह अपने गति के कारण कर सकता है। इस धारणा को अंतर्ज्ञान काफी समय से है। तीव्र गति से बहने वाले जल की धारा की गतिज ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। पाल जलयान पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सारणी 5.2 में विभिन्न पिंडों की गतिज ऊर्जाएं सूचीबद्ध हैं। अब ये रखी इसमें सूचीबद्ध। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो परिवर्तन। अचर बल दुष्प्राय है। अधिकतर परिवर्ती बल के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चित्र 5.3 एक विमीय परिवर्ती मतलब 1 डायमेंशनल परिवर्ती मतलब परिवर्तन हो रहा है जिसमें चेंजेबल फोर्स का आलेख है। आलेख मतलब कि चित्र बनाया उन्होंने। यदि विस्थापन डेल्टा एक्स सूक्ष्म है, मतलब कि डेल्टा एक्स dx मान सकते हैं इसको, तब हम बल एफ एक्स को भी लगभग नियत ले सकते हैं। और तब किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ एक्स और डेल्टा एक्स। तो इससे चित्र 5.3 समझाया गया है। चित्र में क्रमिक आयताकार क्षेत्रफलों का योग करने से हमें कुल किया गया कार्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार किया जाता है डब्लू सर्वांग सम, इसको जो चिन्ह लगा है इसको सर्वांग सम इक्विवेलेंट। अब ले लेंगे हम संकलन फल, मतलब इसका हम संकलन फल योग मतलब वो कर रहे हैं। ऑल लिमिट लगा के एक्स एफ, लोअर लिमिट एक्स आई और एक्स एफ। एक्स आई मतलब इनिशियल, एक्स एफ का मतलब एक्स मतलब जो विस्थापन है फाइनल। ठीक है, एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स इसका आ जाएगा, जहां संकेत सिग्मा का अर्थ, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, का अर्थ संकलन फल योग फल, मतलब कि ऑल द यूनिट्स है उसको हम कंपाइल करके लिख रहे हैं, एड मतलब कि एडिशन करके लिख रहे हैं, सीधी बात। एक्स एफ वस्तु की आरंभिक स्थिति और एक्स एफ वस्तु की अंतिम स्थिति है। एक्स आई वस्तु की आरंभिक स्थिति और एक्स एफ वस्तु की अंतिम स्थिति को निरूपित करता है, मतलब दिखाता है। यदि विस्थापनों को अति सूक्ष्म मान लिया जाए टीएक्स, तब योगफल की पदों की संख्या असीमित रूप से बढ़ जाती है। लेकिन योगफल एक निश्चित मान के समय पहुंच जाता है जो चित्र के वक्र में नीचे के क्षेत्रफल के समान होता है। क्षेत्रफल डेल्टा ए इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। देखो क्षेत्रफल है ये, जैसे उन्होंने ग्राफ लेके समझा रखा है। एक्स एफ एक्स एक्स आई इनिशियल और एक्स एफ फाइनल। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे उसमें पार्ट्स कर दिए हैं। तो उस पार्ट्स को लेके उन्होंने एक का क्षेत्रफल निकाला है। डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बी में कार के लिए देख रखा, कार में भी ऐसे ही कर रखा है इन्होंने। देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। अदा किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, लिमिट ले ली डेल्टा एक्स से 0 और इसको बढ़ते हैं सिग्मा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल से एक्स एफ, लोअर लिमिट है इसकी एक्स इनिशियल और अपर लिमिट एक्स एफ, एफ एक्स डी एक्स, जहाँ लिम का अर्थ योगफल की सीमा है, जबकि डेल्टा एक्स नगण्य रूप से सूक्ष्म मानों की ओर अग्रसर है। डेल्टा एक्स नगण्य रूप से मतलब बहुत ही माइक्रो जो वैल्यूज होती है उनकी ओर अग्रसर है, मतलब जा रहा है, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। इस प्रकार परिवर्ती बल के लिए किए गए कार्य को बल का विस्थापन और पर सीमांकित समाकलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने उदाहरण दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5.6 परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब इस बल के लिए हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। हम परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करने के लिए कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणाओं को भली भांति से परिचित हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए एक विमीय पक्ष
तक ही विचार की सीमित करेंगे, एक विमेय पक्ष तक ही विचार को सीमित करेंगे। गतिज ऊर्जा की परिवर्तन की दर है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर है बिल्कुल, डी के डिवाइड बाई डी टी इजक्वल टू डी बाई डी टी इंटू हाफ एम बी स्क्वायर इजक्वल टू एम डी वी डिवाइड बाई डी टी डॉट वी। एफ वी न्यूटन के दूसरे नियम से, क्योंकि एम डी वी डिवाइड बाई डी टी इजक्वल टू एफ, बिल्कुल। तो हो जाएगा एफ डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, अतः डी के इजक्वल टू एफ डी एक्स, बिल्कुल। प्रारंभिक स्थिति एक्स इनिशियल से एक्स अंतिम स्थिति एक्स फाइनल तक समाकलन करने पर लिमिट ले लेंगे के आई से के एफ डी के इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स आई से एक्स एफ एफ डी एक्स, जहाँ एक्स आई और एक्स एफ के संगत के आई और के एफ क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम गतिज ऊर्जा है। के एफ माइनस के आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई से एक्स एफ एफ डी एक्स, समीकरण 5.7 से प्राप्त हुआ है। के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्ल्यू। इस प्रकार परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध होती है। हालांकि कार्य ऊर्जा प्रमेय अनेक प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी है, परंतु यह न्यूटन के द्वितीय नियम को पूर्ण रूपेण गतिकी सूचना का समावेश नहीं करती। वास्तव में यह न्यूटन के द्वितीय नियम का समाकल रूप है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसी क्षण त्वरण तथा बल के बीच संबंध दर्शाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय में एक काल के लिए समाकल निहित है। इस दृष्टि से न्यूटन द्वितीय नियम में निहित काल सूचना कार्य ऊर्जा प्रमेय में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता, बल्कि एक निश्चित काल के लिए समाकलन के रूप में होता है। दूसरी ध्यान देने की बात है कि 2 या 3 विमाओं में न्यूटन का द्वितीय नियम सदिश रूप में होता है। 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो वेक्टर रूप में होगा, क्योंकि दिशाएं होंगी एक विमा तो एक ही दिशा है। जब 3 विमा हो जाएंगे तो 3 दिशा एक्स वाई जेड आई जे के हम पढ़ते हैं, आई कैप जे कैप के कैप अदिश रूप में हो, और जबकि कार्य ऊर्जा प्रमेय में अदिश रूप में होता है क्योंकि एक ही दिशा है, यूनिडायमेंशनल हो। न्यूटन के द्वितीय नियम में दिशा संबंधित निहित ज्ञान भी कार्य ऊर्जा प्रमेय जैसे अदिश संबंध में निहित नहीं है। अब हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। स्थिति ऊर्जा की अवधारणा, यहाँ स्थिति ऊर्जा शब्द किसी कार्य को करने की संभावना या क्षमता को व्यक्त करता है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा संग्रहित ऊर्जा संबंधित है। किसी खींचे हुए तीर कमान की तार डोरी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब से ढीला छोड़ा जाता तो तीर तीव्र चाल से दूर चला जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, उनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जब ये भ्रंश रेखाएं फिर से समायोजित हो जाती हैं तो भूकंप आ जाता है। किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या विन्यास के कारण होती है। पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर इसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होती है। आइए अब हम स्थितिज ऊर्जा की धारणा को एक निश्चित रूप देते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप m द्रव्यमान की एक गेंद पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल mg है। g को पृथ्वी की सतह के समीप अचर माना जा सकता है, जहां समीपता से तात्पर्य यह है कि गेंद की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पृथ्वी की त्रिज्या r e की तुलना में अति सूक्ष्म है। अतः हम पृथ्वी के पृष्ठ पर g के मान में परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, नगण्य है तो उसको हम मतलब नहीं मान सकते, छोड़ सकते हैं उस पद को। माना कि गेंद को बिना कोई गति प्रदान की h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, अतः y कारक एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य mgh होगा, बिल्कुल माइनस। ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस पिंड की किसी ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। बोलते ऋणात्मक क्योंकि माइनस VH इक्वल टू mgh। यदि h को परिवर्ती लिया जाता तो सरलता से देखा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल Fx के सापेक्ष VH के ऋणात्मक अवकलज के समान है। F इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई DH डॉट VH इक्वल टू माइनस mg। यह ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। जब गेंद को छोड़ा जाता है तो यह बढ़ती हुई चाल से नीचे आती है। पृथ्वी की सतह से संघट्ट यानी कोलिजन, इससे पूर्व इसकी चाल शुद्ध गति संबंध द्वारा निम्न प्रकार से दी जाती है। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसी समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh।
जो ये प्रदर्शित करता है कि जब पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो पिंड की एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने तक स्वतः एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्राकृतिक नियमानुसार स्थितिज ऊर्जा की धारणा केवल उन्हीं बलों की श्रेणी में लागू होती है जहां बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो बाह्य कारण या एक्सटर्नल फैक्टर के हट जाने पर स्वतः गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ती है। गणितानुसार स्थितिज ऊर्जा Vx को सरलता के लिए एक विमा में यानी यूनि डायमेंशन में लेंगे परिभाषा किया जाता है। यदि Fx बल को निम्न रूप में लिखा जाता है, Fx इक्वल टू माइनस dv डिवाइड बाई dx। ये निरूपित करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई से एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ डी वी इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। किसी संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। पिछले अध्याय में हमने आनत समतल से संबंधित उदाहरणों का अध्ययन किया। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड h ऊंचाई के चिकने घर्षण रहित आनत तल के शीर्ष से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो आनत समतल यानी अधस्तली यानी तली पर इसके चाल आनती यानी झुकाव कोण का ध्यान रखे बिना √2gh होती है। इस प्रकार यहाँ पर पिंड mgh गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है यदि किया गया कार्य या गतिज ऊर्जा दूसरे कारकों जैसे पिंड का वेग उसके द्वारा चले गए विशेष पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, तब यह बल असंरक्षी होता है। असंरक्षी मतलब ये आइसोलेटेड अनआइसोलेटेड होता है। कार्य गतिज ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा की विमा ml2t-2 और ऐसा ही मात्रक जूल है। याद रखिए संरक्षी बल के लिए स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा वी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के बराबर होता है। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। इस अनुभाग में गिरती हुई गेंद के उदाहरण में हमने देखा कि किसी प्रकार गेंद की स्थिति ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। ये यांत्रिकी में संरक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करता है जिसे हम अब परखेंगे। अब है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है। कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सरलता के लिए हम इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को एक विमीय गति यानी यूनिट डायमेंशनल के लिए निर्देशन कर रहे हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पिंड का संरक्षी बल F के कारण विस्थापन डेल्टा एक्स होता है तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए किसी बल F के लिए डेल्टा के इक्वल टू एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। संरक्षी बल के लिए स्थिति ऊर्जा फलन वी एक्स को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है माइनस डेल्टा वी इक्वल टू एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। उपरोक्त समीकरण निरूपित करते हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा केवल के प्लस वी इक्वल टू 0, डेल्टा कॉमन ले लिया बाहर। इसका अर्थ है किसी पिंड के गतिज और स्थिति ऊर्जाओं का योगफल k प्लस वी अचर होता है। इससे तात्पर्य है कि संपूर्ण पथ एक्स आई एक्स एफ के लिए के आई प्लस वी एक्स आई इक्वल टू के एफ प्लस वी एक्स एफ। यहाँ राशि k प्लस वी एक्स निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब दोनों मिक्स होंगे तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पृथक रूप से गतिज ऊर्जा k और स्थितिज ऊर्जा Vx का एक स्थिति के दूसरी स्थिति तक परिवर्तित हो सकती है, परंतु इनका योगफल अचर रहता है। उपरोक्त विवेचन में संबंध संरक्षी बल की उपयोगिता स्पष्ट होती है। आइए हम संक्षेप में संरक्षी बल की विभिन्न परिभाषाएं जो है उन पर विचार करते हैं। जैसे पहली परिभाषा, कोई बल एफ एक्स संरक्षी इसे समीकरण 5.9 के प्रयोग द्वारा अदिश राशि वी एक्स से प्राप्त कर सकते हैं। 3D जो डायमेंशन है, 3 डायमेंशन का जो एक्सपेंशन है एक्सटेंशन के लिए सदिश अवकलज विधि का प्रयोग करना पड़ता है। सदिश अवकलज विधि यानी हम कह सकते हैं वेक्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। इस पुस्तक के विवेचना क्षेत्र से बाहर है, जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरों के बिंदु पर निर्भर करता है, जो निम्न संबंध से स्पष्ट है। W इक्वल टू के एफ माइनस के आई, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वी एक्स आई माइनस वी एक्स एफ। यही संरक्षी बल यानी कि उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, कार्य है, इसको यांत्रिक ऊर्जा नहीं, कार्य जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा के जो के एनर्जी इनिशियल है और फाइनल है, उन दोनों के
योगफल यानी डेल्टा के बराबर होगा, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा वी, यहां से ये सिद्ध होता है। तीसरी परिभाषा के अनुसार इस बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। हाँ, बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि बंद है। ये एक बार फिर समीकरण 5.11 से स्पष्ट है, क्योंकि एक्स आई इज इक्वल टू एक्स है। लो, एक्स इनिशियली एक्स फाइनल है, मतलब आप बताया तो इटावा से गए, इटावा से बाहर नहीं गए, आप यहीं यहीं घूम रहे हो, तो जो उसका कार्य है वो जीरो, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो कार्य भी जीरो होगा। कार्य आपने कुछ नहीं किया। भौतिकी के नियम अभी हमने ऊपर जो उसकी चर्चा की थी वो यही था। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है यदि उस पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है। उपरोक्त विवेचना को अधिक मूर्त बनाने के लिए एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण पर विचार करते हैं और स्प्रिंग बल के उदाहरण पर लगे अनुभाग पर विचार करेंगे। चित्र 5.5 एच ऊंचाई किसी चट्टान से गिराई एम द्रव्यमान गेंद का चित्रण करते हैं। अब इन्होंने आरेख खींच लिया, एक्स ऊंचाई पर थी, उन्होंने उससे गिरा दिया। पहला वी इज इक्वल टू जीरो, वी इनिशियल जीरो था, उसके बाद वी एच आई उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, उसके बाद एच आई और वी इज इक्वल टू वी एफ, मतलब वी एच जो है वी इनिशियल है, इसका इनिशियल जीरो था, फिर वी इक्वल टू वी एच, उसकी टोटल जो लंबाई है ऊपर से छोड़े और नीचे गिरने तक की कैपिटल एच है। तो अब इसमें देखते हैं क्या बता रहा है। गेंद की निश्चित ऊंचाई शून्य भूमितल एच स्मॉल एच और कैपिटल एच की संगत कुल यांत्रिक ऊर्जा कुल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई जीरो ई एच ई कैपिटल एच, ई एच इज इक्वल टू एम जी एच स्मॉल एच इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम बी एच स्क्वायर, ई जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे तो हमने इसको जो ई एच है इसको साथ हाफ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि हमने जस्ट छोड़ी ही है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी। और लास्ट में इसलिए नहीं लिखी ई जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में पूरी पड़ जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बची ही नहीं ना, इसके बेसिस में जो उसका पद होगा वो नहीं आया है। अचर बल त्रिविम निर्बल बल यानी कि 3D पर निर्भर जो बल है एफ एक्स का एक विशेष उदाहरण है। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है इस प्रकार, ई एच इज इक्वल टू ई जीरो अथवा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी कैपिटल एच। उपरोक्त प्रमाण अनुभाग 5.7 में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के लिए प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त ई कैपिटल एच इज इक्वल टू ई स्मॉल एच जो इंगित करता है कि वी एच स्क्वायर 2 जी एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच उपरोक्त परिणाम शुद्ध गति का सुविध परिणाम है। एच ऊंचाई पर पिंड की ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा है, यह स्मॉल एच ऊंचाई पर आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है तथा भूमि तल पर पूर्ण रूप में गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।